हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग फार्माकोलॉजिकल टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग मेथड 1 MPL 103T के यूनिट 2 को देख रहे हैं। यूनिट 1 हमने किया है पहले। तो इस यूनिट 2 का नाम है प्री क्लिनिकल स्क्रीनिंग मॉडल फॉर CNS एंड ANS ड्रग। ठीक है, तो हम लोग पहले देख लेते हैं प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल का डिफरेंस क्या होता है, ताकि हम अच्छे से समझ पाएँ कि प्री क्लिनिकल ये सब्जेक्ट क्या है और ये टॉपिक क्या है। ठीक है, तो जब भी हम लोग ड्रग डिस्कवरी करते हैं, ठीक है, या ड्रग की स्टडी करते हैं, तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक क्लिनिकल में, दूसरा प्री क्लिनिकल में। क्लिनिकल में हम लोग ह्यूमन पे ट्रायल करते हैं, ह्यूमन में ड्रग देखते हैं कि सेफ़ है कि नहीं, इफ़ेक्टिव कितना है, कितने परसेंट पे, साइड इफ़ेक्ट है, क्या टॉक्सिक डोज है, क्या टॉक्सिक रेंज है, क्या थेरेपेटिक रेंज है। इस तरीके से बहुत सारी स्टडी करते हैं। और प्री क्लिनिकल में हम लोग देखते हैं, एनिमल टेस्ट करते हैं। प्री क्लिनिकल में ह्यूमन की लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए हम एनिमल्स पे वो सारी स्टडी करके देख लेते हैं कि ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक क्या है, फार्माकोडायनामिक क्या है, सेफ़ है कि नहीं है, एडवर्स इफेक्ट क्या है। तो प्री क्लिनिकल में एनिमल पे टेस्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको ये हमेशा याद रखना है। क्लिनिकल ट्रायल्स ह्यूमन पे किया जाता है, प्री क्लिनिकल ट्रायल एनिमल्स पे किया जाता है। तो इस यूनिट में हम लोग देखेंगे कौन कौन से मॉडल्स हैं। मतलब मॉडल्स का मतलब मैं भी बताऊंगा आपको, कि जिसमें कौन कौन से मॉडल्स हैं जिस पे हम लोग CNS और ANS से रिलेटेड ड्रग्स की टेस्टिंग करेंगे। मॉडल्स मीन्स मेथड। जैसे हम लोग कोई भी खाना बनाते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसके लिए पहले से तय मॉडल होता है कि इस मॉडल के तहत आपको काम करना है। एक मेथड्स पहले से ही वो तय है, ये मेथड और ये मेथड के तहत आपको काम करना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन क्या है। प्री क्लिनिकल स्क्रीनिंग इज अ सिस्टमिक एवेल्यूशन। सिस्टमिक एवेल्यूशन का मतलब ये हो गया जो इंटरनल एवेल्यूशन हुआ, मतलब बॉडी के अंदर, ठीक है, सिस्टम के अंदर जो भी एवेल्यूशन, जो भी पैरामीटर्स है उसको एवेल्यूएट करेंगे, उसी को कहा गया है सिस्टमिक एवेल्यूएशन। सिस्टमिक एवेल्यूएशन ऑफ अ न्यू केमिकल और बायोलॉजिकल एंटिटी। ठीक है, बिफोर ह्यूमन टेस्टिंग to determine whether it produces the intended pharmacological effect at a feasible exposure। मतलब ये कहने का मतलब है कि कम से कम एक्सपोजर के साथ कोई भी सब्सटेंस बॉडी के लिए, जो भी चीज़ जाती है बॉडी में, वो हार्मफुल ही होती है। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि लिमिटेड क्वांटिटी में कोई भी सब्सटेंस बॉडी के साथ इंटरेक्ट करे। लिमिटेड या मतलब लो, बहुत कम। ठीक है, बहुत कम क्वांटिटी में हम लोग कोई भी सब्सटेंस के साथ एक इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन पाना चाहते हैं कि हमें उससे फिर जो इफ़ेक्ट मिले वो सही रहे। ठीक है, जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मिले। ठीक है, तो प्री क्लिनिकल फार्माकोलॉजिकल स्क्रीनिंग के एक बेसिक सा मेथड है। सबसे पहले डिफाइन करना है कि आप क्या स्टडी कर रहे हो, कहाँ तक आपका रेंज है। ठीक है, पहले आप डिफाइन करो क्या स्टडी करना चाह रहे हो, क्यों स्टडी करना चाह रहे हो। स्क्रीनिंग करो कि कौन कौन से एनिमल्स को आप लाओगे, नहीं लाओगे, क्यों लाओगे, किसके साथ कंपेयर करोगे। इंटीग्रेट करो कि आपको क्या क्या उसमें, उस स्टडी से आपको कौन कौन सी डाटा आपको चाहिए, और कौन कौन से मेथड्स को आप यूज़ करोगे, किस किस मेथड से आप वो डाटा को एक्सट्रैक्ट करोगे, उसको फिर लास्ट में कंफर्म करोगे। आप एक थेरेपेटिक कंफर्मेशन भी करोगे कि मतलब आपने जो स्टैंडर्ड थे या जो आपके कंट्रोल्स थे, आपने उसमें से क्या कंक्लूड किया, लास्ट में डिसाइड करोगे, या फिर एनालाइज करके आप रिजल्ट को प्रोड्यूस करोगे। ठीक है, अब ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है प्री क्लिनिकल स्टडीज़ की। ठीक है, इसको आप एग्जैक्ट याद कर पाओ, बहुत बढ़िया। आप एग्जैक्ट याद करो और एग्ज़ाम में सबसे पहला लाइन लिख के आ जाना। प्री क्लिनिकल का कोई भी क्वेश्चन हो, थ्योरी, शॉर्ट आंसर, सब में लिख के आना। ठीक है, प्री क्लिनिकल फार्माकोलॉजिकल स्क्रीनिंग इज स्टेज्ड हाइपोथेसिस ड्रिवन कंपैरिजन। ये टर्म्स को आप समझो। हाइपोथेसिस, इसका मतलब ये हुआ कि आप एक स्टडी कर रहे हो, वो एक जब तक रिजल्ट कंफर्म नहीं हो जाता। एक स्टडी है, ये स्टडी तब तक है जब तक आपकी जो, आपने जो सोच के स्टडी किया, ठीक है, जो आपने थॉट के साथ स्टडी किया, और आपकी वो रिज़ल्ट कंफर्म नहीं हो जाती, तब तक वो आपकी स्टडी एक स्टडी ही है। ठीक है, आपकी एक थॉट ही है, क्योंकि वो कंफर्म नहीं हुआ। इज़ अ is a staged hypothesis driven comparison of a test substance with a vehicle
and reference control in validated in vitro, ex vivo, in vivo, or non animal system. Its governing principle is fit for purpose model selection. ठीक है, यूज द लीस्ट कॉम्प्लेक्स मॉडल, ये टर्म्स मैं आपको समझाऊंगा. लीस्ट कॉम्प्लेक्स मॉडल, ठीक है, लीस्ट कॉम्प्लेक्स मॉडल दैट कैन रिलायबली आंसर द प्री डिफाइंड क्वेश्चन, then increase the biological complexity only when the earlier evidence justify this. अब इसको बहुत अच्छे से समझो, बहुत डिटेल में तो नहीं, मतलब एक बहुत बेसिक मैं एग्जांपल लेता हूँ. सपोज दैट आपके पास एक बच्चा आया, ठीक है, वो कह रहा है कि मैं कराटे जानता हूँ, ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि उसको कि सबसे पहले एक दरवाज़ा तोड़ो? ऐसा तो नहीं होगा ना. तो आप सबसे पहले उसको चेक करोगे कि भाई एक प्लैंक तो ब्रेक करके दिखा, ठीक है. अगर उसने एक कर दिया, फिर आप उसको दूसरा प्लैंक दोगे कि 2 लेवल का प्लैंक है भाई, इसको भी क्रॉस कर जा. तीसरा, कॉम्प्लेक्सिटी को आप बढ़ा रहे हो, आप चेक कर रहे हो कि कहाँ तक वो बच्चे को कराटा आता है. इसको बहुत ही बेसिक एग्जांपल और ले सकते हो आप. किसी को आपको सब्जी बनाना सिखाना है, ठीक है, तो आप ऐसा तो नहीं है उसको कहोगे सबसे पहले कि भाई तू मलाई कोफ्ता बना दे, या कॉम्प्लेक्स सब्जी बना दे, कोई कोफ्ता बना दे, कोई कोफ्ता बना दे, ठीक है. तो आप उसको कहोगे सबसे पहले तो आलू की सब्ज़ी बना. धीरे धीरे आप उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाओगे कि भाई ये कसूरी मेथी होती है, ये ऐसे ऐसे करके आप उसको कॉम्प्लेक्स करोगे चीज़ों को. तो सेम फार्माकोलॉजिकली टेस्टिंग में भी यही होती है, ठीक है, कि सबसे पहले हम बेसिक मॉडल लेते हैं. बेसिक मॉडल मतलब सबसे पहले हम सेल लाइन ले सकते हैं. अगर मेरा ये हाइपोथेसिस है, अब टर्म हम थॉट को यूज़ नहीं कर रहे हैं, हाइपोथेसिस को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आप टेक्निकल हो चुके हैं, आप सीख चुके हो हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, ठीक है. तो अगर आपकी हाइपोथेसिस है कि ये एक्स ड्रग वाई डिजीज़ को ट्रीट कर सकती है, तो सबसे पहले एक बेसिक मॉडल एनिमल लो, रैट लो, ठीक है. एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है रैट, कॉम्प्लेक्स, ठीक है. आप रैट लो, उससे पहले भी आप ले सकते हो एक सेल लाइन ले लो, ठीक है. आप सेल लाइनिंग ले लो वाई डिजीज़ के साथ. अब आप उस पर एक्स ड्रग के साथ इंटरेक्ट करा दो. अब आप देखो कि आपके आउटपुट में क्या निकल रहा है, ठीक है. उसके बाद सबसे पहले सेल लाइनिंग में आपकी ड्रग कंफर्म हो गई कि हाँ सेल लाइनिंग में उसने अच्छा खासा रिजल्ट दिखाया, तो फिर हम उसको एक रैट के साथ लेके जाएंगे, ठीक है. रैट के बाद उसको और कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं, रैबिट के साथ लेके जा सकते हैं. मतलब धीरे धीरे जो एनिमल्स है उसको साइज़ को बड़ा कर सकते हैं. फिर अगर सारे एनिमल्स में अच्छा रहा या फिर रैट में ही काफ़ी अच्छा रिजल्ट निकला, तो फिर हम इसको ह्यूमन ट्रायल के लिए अप्रूव कर देते हैं, ठीक है. तो उसी की बात लिखा गया है यहाँ पे कि आपको स्टार्ट करना है धीरे धीरे करके कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाना, ताकि आप उस ड्रग की जो लीस्ट वैल्यू है उससे आप मैक्सिमम इफेक्ट ले पाएँ, ठीक है. आपको जनरल प्रिंसिपल है मॉडल वैलिडिटी और एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के लिए. आप इसको समझो, आप डिज़ाइन एलिमेंट को समझो कि एक जो फार्माकोलॉजिकल स्क्रीनिंग मेथड होती है उसकी स्टडी में कौन कौन से पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं. सबसे पहला है साइंटिफिक हाइपोथेसिस, कि आपका जो हाइपोथेसिस होना चाहिए वो एक्यूरेट होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो रिसर्च बैक्ड होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने हवा में कह दिया कि आप एक प्लांट को जानते हो, अब उससे कैंसर ठीक हो सकता है. ये तो हवा में कही गई बात है, ठीक है. तो आप प्लांट को एक सबसे पहले स्टडी बैक करो, कि बहुत सारा स्टडी को आप प्रमोट करो या आप शो करो रिसर्च के लिए कि हाँ ये प्लांट से प्रूवन है कि कैंसर में यूज हो सकता है. तो आपको एक वैलिडेशन मिलेगा कि आपकी जो थॉट है वो करेक्ट है या नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट, मॉडल वैलिडिटी, कि आप कौन से मॉडल को यूज़ करोगे, कौन से एनिमल को यूज़ करोगे उस स्टडी के लिए. फिर टेस्ट आइटम क्वालिटी, मतलब जो आपने प्लांट लिया है वो करेक्ट है या नहीं है, उसकी ऑथेंटिसिटी को कंफर्म करोगे. फिर कंट्रोल्स में आप क्या यूज़ करोगे, किसके साथ कंपेयर करोगे, कौन सी आप एंटी कैंसरस सब्सटेंस लोगे और क्यों लोगे, ठीक है. किसके साथ आप उसको कंपेयर करोगे, आपका डोज क्या होगा, एक्सपोजर कैसा होगा, आपका मेथड क्या होगा, बायस कंट्रोल क्या है. कि जैसे आप एक ड्रग डेवलप कर रहे हो जो कि फ़ीमेल के लिए, ठीक है,
और आपने टेस्ट किया, सारे रैट लिए आपने मेल, तो अब आपकी स्टडी एक फेल हो जाएगी ना। तो ये बायस कंट्रोल्ड मेथड में स्टडी होना चाहिए। आप या 50-50 रैंडमाइज करके 50% एनिमल ले सकते हो विदाउट जेंडर डाइवर्सिफिकेशन के, ठीक है। नेक्स्ट स्टैटिक्स, या फिर आप अपने जो टेस्ट हो उसको कौन से मेथड से एनालाइज करोगे, ठीक है। और लास्ट में आता है इथिक्स और क्वालिटी। एक स्टडी तभी कंप्लीट हो जाती है जब वो अपनी एक आउटपुट मिलता है हमें, ठीक है, एक रिजल्ट मिलता है, ठीक है। और अगर रिजल्ट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप एक जो आपने सोचा था, एक हाइपोथेसिस था, उसको आपने एक रिजल्ट तक लेके गए, तो ये आपकी रिसर्च कंप्लीट होती है। अब उसी के बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया गया है कि कौन कौन से पैरामीटर्स इसके अंदर होता है, क्यों ज़रूरी है, वाई इट्स मैटर्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इन वीवो इन विट्रो एक्स वीवो स्क्रीनिंग मेथड। बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। अब बायोकेमिकल सेल फ्री इन विट्रो, अब हम इसके साथ इंजाइमेटिक रिएक्शन भी इसको कहते हैं, कि हम इंजाइम के साथ इसकी एक्टिविटी को देखते हैं। अब एक्टिविटी देखने के लिए हम सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर में हम ड्रग का भी एक केमिकल एंटिटी बना लेते हैं, ठीक है। अब उसके साथ सॉफ्टवेयर में अलाइनमेंट देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स है, कितना बाइंडिंग है, कितना पीके वैल्यू है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ को हम चेक करते हैं सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेल बेस्ड इन विट्रो, कि आपने रिकॉम्बिनेंट सेल ले लिया, सेल लाइनिंग ले लिया, अब उसके ऊपर ड्रग्स को रख के आप टेस्ट कर रहे हो कि आपका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। एक्स वीवो, आपने ऑर्गन को निकाल लिया बाहर एनिमल से, ठीक है, या फिर उसकी स्लाइस ले ली और उसके बाद उसके ऊपर ड्रग को अप्लाई करके आप देख रहे हो कि क्या इम्पैक्ट रहा। इन वीवो बहुत सिंपल है, मतलब बॉडी के अंदर आप ड्रग इंजेक्ट करके या फिर किसी तरीके से एडमिनिस्टर करके आप उसकी बिहेवियर को या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट को देख रहे हो। ह्यूमन डिराइव्ड माइक्रोफिजियोलॉजी, मतलब आप ह्यूमन से ऑर्गन लगा के ह्यूमन के ऊपर जो भी ऑर्गन होता है, सपोज दैट आपको लीवर को स्टडी करना है, आपने लीवर में एक ऑर्गन इम्प्लांट कर दिया है। अब ये ऑर्गन आपको हर 1 घंटे में आपको एक आउटपुट सिग्नल भेज रहा है। आप सिग्नल को बहुत तरीके से ले सकते हो कि आपने बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसेस को आप लीवर में लगाया, आप देख रहे हो कि उस पर कि SpO2 वैल्यू क्या है, या फिर जो भी होते हैं डिफरेंट SpO2 इंजाइम्स के लेवल क्या है, SGPT इंजाइम के लेवल क्या है, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू को आप देख रहे हो, रियल टाइम आप मॉनिटर कर रहे हो, हर 1 मिनट में, हर 15 मिनट में, हर 1 घंटे में, तो आप उस पर चिप लगा के चेक कभी कर सकते हो, ठीक है। अब कंट्रोल क्या क्या होता है, सबसे पहला व्हीकल कंट्रोल किसको कहते हैं। पहला है व्हीकल कंट्रोल, दूसरा पॉजिटिव कंट्रोल, तीसरा टेक्निकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल। व्हीकल कंट्रोल, जैसे आप एक ड्रग लेते हो, ठीक है, ड्रग सॉलिड के फॉर्म में है, आपको एडमिनिस्टर करना है एक एनिमल के अंदर, तो आपको एक फॉर्म चाहिए ना, एक अभी ड्रग को एक सॉल्वेंट चाहिए, ठीक है। सॉल्वेंट को ही आप व्हीकल कहते हैं, जिसके अंदर आपकी ड्रग डिज़ोल्व होगी, ठीक है, उसको आप व्हीकल कहते हैं। वो सॉल्वेंट हो सकता है, डाइल्यूएंट हो सकता है, या फिर वाटर फॉर इंजेक्शन हो सकता है, या फिर डिस्टिल वाटर हो सकता है, या फिर दूसरा कोई सब्सटेंस हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले व्हीकल कंट्रोल को भी देखते हैं कि कहीं इसके अंदर भी तो कोई खराबी ना हो, ठीक है। पॉजिटिव कंट्रोल कौन सी है, जिसके साथ आप कंपेयर करोगे, जो आपका रिस्पॉन्सिबल है। जैसे आप एक ड्रग एंटी कैंसर ड्रग की टेस्टिंग कर रहे थे आप, सेम एग्जांपल को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे पूरे लेक्चर में, ठीक है। एक एंटी कैंसर ड्रग की आप टेस्टिंग कर रहे हैं, तो आप इसको कंपेयर कर रहे हो एक एंटी कैंसर ड्रग के साथ। ए नाम का एंटी कैंसर ड्रग है, ठीक है, एक्स नाम का एंटी कैंसर ड्रग है, उसके साथ कंपेयर करो, तो एक्स आपका पॉजिटिव कंट्रोल हुआ कि आपको इस ड्रग के साथ, जो वाई नाम का आपका ड्रग है, आपको एक्स के साथ पहुंचना है, एक्स के तक पहुंचना है, तो ये जो एक्स हुआ ये आपका पॉजिटिव कंट्रोल हुआ,
टेक्निकल कंट्रोल जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होंगे, जो इंजेक्शन यूज़ होगा या फिर जो SpO2 यूज़ होगा, उसकी वैलिडेशन करना कि वो करेक्ट है कि नहीं। बायोलॉजिकल कंट्रोल की मतलब जो आप एनिमल लाए हो वो सही है कि नहीं। अब वो एनिमल ही पता चला कि उसमें डिजीज़ है ही नहीं, उसमें कैंसर है ही नहीं, तो आप उसको ड्रग देके क्या इम्पैक्ट स्टडी कर लोगे, तो आपका इम्पैक्ट जीरो रहेगा, आपके स्टडी का रिजल्ट जीरो रहेगा, कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है। एनिमल अल्टरनेटिव मेथड्स। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि एनिमल के अलावा कौन कौन से मेथड्स होते हैं, जो अभी हम लोग बहुत बेसिक में ही चल रहे हैं, कि अभी हमने स्टार्ट भी नहीं किया CNS और ANS, अभी हम लोग बेसिक में देख रहे हैं प्री क्लिनिकल स्टडीज़ में क्या क्या होता है। ठीक है। अब लास्ट उसका पार्ट है कि एनिमल्स मॉडल। ठीक है, एनिमल अल्टरनेटिव मॉडल। ठीक है। सबसे पहले इन सिलिको मेथड, जिसमें हम सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं। ह्यूमन iPSC, जो कि ऑर्गेनॉइड्स, मतलब कि जो चिप लगाते हैं ना, इन पर्सन सिलिकॉन चिप्स जो ह्यूमन सेल्स पे या ऑर्गन्स पे इम्प्लांट करते हैं हम लोग, उसी की बात की गई है। ठीक है। ऑर्गन ऑन चिप, माइक्रोफिजिकल सिस्टम, लोअर ऑर्गेनिज्म या एम्ब्रियोज, मतलब कि अगर जैसे कोई ड्रग की टेस्ट करनी है, मतलब एंटी कैन मतलब फर्टिलाइजेशन वाली ड्रग की टेस्टिंग करनी है। ठीक है। तो हम उसके लिए एक रैट को वेस्ट करें, ये मतलब जायज़ नहीं है, क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी में होती है। ठीक है। तो अगर उसके जगह पे हम किसी जेब्रा फिश के लार्वे को यूज़ कर सकते हैं, डॉर्सोफिलिया को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो जेब्रा फिश के लार्वे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, बहुत ईजिली अवेलेबल भी होते हैं, बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस भी कर लेते हैं वो। तो हम वहाँ पे वो ड्रग को स्प्रे कर सकते हैं, या फिर थोड़ी सी क्वांटिटी में मिक्स करके लिमिटेड वाटर रिसोर्स में हम उसको मिक्स करके चेक कर सकते हैं क्या इम्पैक्ट रहा उसके लार्वे पे से ग्रोथ में। ठीक है। इंटीग्रेटेड एनालिसिस भी कर सकते हैं कि मतलब सब कुछ मिक्स करके हम लोग देखा कि हमने क्या मिला क्या मिला। ठीक है। अब फ्लो चार्ट क्या है, प्लानिंग ऑफ अ प्री क्लिनिकल स्क्रीन। सबसे पहले क्वेश्चन पूछो, फिर मॉडल डिफाइन करो, पायलट स्टडी करो, डिफिनेटिव स्टडी करो, कि मतलब कंफर्म करो कि हाँ आप कौन से मेथड से करने वाले हो या नहीं करने वाले हैं। एनालिसिस के लिए आप कौन से मेथड का यूज़ करोगे या नहीं करोगे। लास्ट में आपका डिसीजन या रिजल्ट क्या निकलता है। ठीक है। उसी के एप्लीकेशंस दिए हुए हैं कि हिट और सिलेक्शन मेथड, मैकेनिज्म, कंफर्मेशन मेथड। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट उसके एडवांटेज, क्या क्या मेथड प्री क्लिनिकल करने के क्या एडवांटेज हैं क्या नहीं है। नेक्स्ट लिमिटेशंस। ठीक है। अब हम लोग बेसिक पार्ट जो कि हमने कवर कर लिया कि प्री क्लिनिकल स्टडीज़ में होता क्या क्या है, कौन कौन से एनिमल्स कैसे यूज़ किया जाता है, क्या रैंडमाइज्ड मेथड है, क्या कंट्रोल्ड है, जो भी चीज़ें होती है बेसिक हमने देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट अपने मेन टॉपिक पे आएंगे, जो कि CNS फार्माकोलॉजी, बिहेवियर एंड मसल कोऑर्डिनेशन, CNS स्टिमुलेंट या चार डिप्रेसेंट, दो ही तीन चार चीज़ें हैं इसमें। ठीक है। CNS में सबसे पहला बिहेवियर हो सकता है, बिहेवियर और एक्टिविटी एक साथ कहो। दूसरा है मोटर कोऑर्डिनेशन, क्योंकि CNS इसको कंट्रोल करता है। तीसरा है स्टिमुलेंट या डिप्रेसेंट। बिहेवियर में क्या हो सकता है कि या तो ज़्यादा हो सकती है, उसकी एक्टिविटी ज़्यादा घट सकती है या बढ़ सकती है। स्टिमुलेंट या डिप्रेसेंट में क्या हो सकता है, वो जो रैट है या फिर जो भी एनिमल मॉडल है हमारा, वो बहुत ही स्टिमुलेंट हो सकता है या बहुत डिप्रेस्ड हो सकता है। मोटर कोऑर्डिनेशन या तो स्ट्रांग हो सकता है या वीक हो सकता है, मतलब दोनों चीज़ें हो सकती है। ठीक है। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। अब उसकी डेफिनेशन क्या है। बिहेवियर एंड मोटर स्क्रीनिंग इज स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट ऑफ ऑब्जर्वेबल CNS फंक्शन बिफोर एंड आफ्टर डोजिंग। अ CNS स्टिमुलेंट यूजली इंक्रीज द वेकफुलनेस। ठीक है। CNS स्टिमुलेंट यूजुअली इंक्रीज द वेकफुलनेस। वेकफुलनेस का मतलब क्या होता है, आपको नींद से जगा देना। ठीक है। लोकोमोशन या स्टीरियोटाइप बिहेवियर, वेयर एज स्टीरियोटाइप बिहेवियर मतलब प्रिडिक्टेड बिहेवियर, जैसे आप किसी को, अगर एनिमल है आप उसको टच करने की कोशिश करोगे तो वो भागेगा, ये स्टीरियोटाइप है कि हाँ एनिमल्स भागते हैं। ठीक है। वेयर एज CNS डिप्रेसेंट रिड्यूस द एक्टिविटी, विजिलेंस एंड writing ability, however apparent decision and depression may also result from muscle weakness, illness, hypothermia and sensory impairment। कि मतलब CNS स्टिमुलेंट में क्या क्या हो सकते हैं, आपका वेकफुलनेस हो सकता है कि मतलब नींद में थे आप जग गए, लोकोमोशन बढ़ सकता है, स्टीरियोटाइप बिहेवियर आपका इंक्रीज हो सकता है, मतलब प्रिडिक्टेड जो बिहेवियर है आपको बहुत एक्टिव हो सकता है,
सीएनएस डिप्रेसेंट में क्या होता है, आपकी एक्टिविटी घट जाती है, विजिलेंस घट जाता है, आपके आसपास क्या हो रहा है आपको पता नहीं चलता है। राइटिंग एबिलिटी, मतलब कि आप पे जो प्रिडिक्टेड मूवमेंट था, जे कि जैसे आप रैट के पास जाओगे रैट भागेगा, वो भी घट जाता है। हाउएवर अपेरेंट डिप्रेशन, डिप्रेशन होने के और भी कारण हो सकते हैं, जैसे मसल वीकनेस हो सकता है, इलनेस हो सकता है, हाइपोथर्मिया हो सकता है, जैसे आप बीमार हो, बहुत बीमार हो, आपको बहुत दिन से फीवर है, तो आप ऐसे भी कोई आके आपके पास बैठेगा तो आप उस पर रिएक्ट बहुत स्लोली करोगे, क्योंकि आप बहुत कमज़ोर हो। तो मतलब सिर्फ सीएनएस की वजह से भी नहीं, और भी पैरामीटर्स हैं जो आपकी बॉडी की एक्टिविटी को गवर्न करती है, ठीक है। अब बिहेवियर ऑब्जर्वेशन एंड लोकोमोटर एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी, अब कौन कौन सी एक्टिविटी है जिसमें हम लोग बिहेवियर एनिमल्स की स्टडी करते हैं और उसके लोकोमोटर एक्टिविटी को स्टडी करते हैं। सबसे पहला इरविन एफओबी, आपको ये सारी तो याद करना बहुत मुश्किल है, बट आपसे अगर पूछा जाए कि सीएनएस डिप्रेसेंट एक्टिविटी को कैसे चेक करते हो, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, तो आपको कुछ कुछ याद करके जाना है। मतलब जैसे एक्टोफोटोमीटर आपको याद होना ही चाहिए, क्या होता है, कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा बेसिक, ठीक है। अब कैसे ये स्टडी को आप कर सकते हो, तो अगर आपकी फाउंडेशन सही है, अगर आपकी फाउंडेशन सही है फार्माकोलॉजी के लिए, तो आपकी टॉक्सिकोलॉजी भी साथ साथ अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अब इस पूरे चैप्टर में कुछ नहीं है, बहुत तरह के टेस्ट हैं, सारे टेस्ट को याद रखना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, बट आपको सब चीज़ों को बार बार पढ़ना है, सबके स्ट्रक्चर को बार बार देखो, थोड़ा सा रिलेट करके याद करने की कोशिश करो, याद हो जाएगा, ठीक है। देखो, पहला है इरविन एफओबी, ठीक है। इरविन इरविन टाइप टेस्ट या फिर फंक्शनल ऑब्जर्वेशन बैटरी टेस्ट। इसमें क्या होता है कि हम लोग एनिमल्स को देखते हैं कि भाई कितना मूवमेंट कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो अब स्टडी का नाम ही क्या है, बिहेवियर ऑब्जर्वेशन एंड लोकोमोटर एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटी। बिहेवियर में देखेंगे उसकी, लोकोमोटर एक्टिविटी देखेंगे, एक्सप्लोरेटरी मतलब कितना घूम रहा है, कितना नहीं घूम रहा है, मतलब हम माइंड के एक्साइटेशन को देखेंगे, उसके बिहेवियर को देखेंगे, उसके लोकोमोटर एक्टिविटी को देखेंगे, ठीक है। इरविन में क्या होता है, सब में वही दिया हुआ है, देखो डिटेल में उसके प्रिंसिपल दिए हुए हैं, उसके प्राइमरी एंड पॉइंट दिया हुआ है, इंटरप्रिटेशन या लिमिटेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे एक्टोफोटोमीटर में क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, आप उसको केज जैसा समझ लो, एक बाल्टी ले लो, बहुत बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक बाल्टी ले लो, आप उसके अंदर 4 लेज़र लाइट लगा दो, एक साइड से दूसरे साइड छेद करके, ठीक है, इधर लेज़र लाइट लगा दो, यहाँ पे रिसीवर लगा दो, ठीक है। अब जितनी बार रैट इसको क्रॉस करेगा उतना आपको काउंट मिलेगा, समझ गए बेसिक फंडा, ठीक है। अगर हाइपर एक्टिव होगा रैट तो बहुत मूव करेगा ना, एक साइड से दूसरे साइड तीसरे साइड से, तो आपको काउंट ज़्यादा मिलेगा। तो एक्टोफोटोमीटर वही डिवाइस है जिससे हमें काउंट मिलता है कि एनिमल्स का, ठीक है। ओपन फील्ड टेस्ट, कि अगर आपकी एक डिवाइस है जिसमें एक क्लोज फील्ड भी है, एक ओपन फील्ड भी है, ठीक है, ऐसे करके एक डिवाइस होता है, ठीक है, जिससे हाफ रीजन कवर्ड होते हैं और हाफ रीजन ओपन होते हैं। तो एनिमल अगर एंजाइटी में होगा, ठीक है, तो वो क्लोज्ड रीजन में ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू ओपन रीजन, ठीक है। ओपन फील्ड में अगर ज़्यादा समय बिता रहा है तो एनिमल बहुत एक्टिव है। होल बोर टेस्ट, जिसमें क्या होता है कि मतलब रैट बार बार मुंडी अपने एक होल कर दिया आपने एक बास्केट में, ठीक है, एक बास्केट में आप एग्जांपल लो, आपने होल कर दिया, तो रैट बार बार क्या है, उसकी हैबिट क्या है कि अगर एक्टिव है तो वो अपना हेड बार बार पंच आउट करेगा उसके अंदर से, ठीक है। होम केज मॉनिटरिंग, एक केज है उसके अंदर मॉनिटरिंग कर रहे हो, स्टीरियोटाइप स्कोरिंग कर रहे हो कि अब क्या वो स्निक कर रहा है, कितनी बार वो स्निफ कर रहा है, लिक कर रहा है, गॉन कर रहा है, या फोकस्ड कितना है, ठीक है। कोर टेम्परेचर या ऑटोनोमस साइंस, आप देख रहे हो कि उसके मतलब टेम्परेचर, किसी भी इंसान के अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसकी एक्टिविटी घट जाती है, या टेम्परेचर बहुत कम है तो एक्टिविटी भी घट जाएगी। तो ये बहुत सारी सिग्नल्स होते हैं जो ऑटोनोमस सिग्नल होते हैं, उसको भी आप मॉनिटर करते हो, तो आप चेक करना चाहते हो कि आपकी ड्रग की वजह से हो रहा है या पहले से हो रहा है या फिर दूसरे कोई कारण से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मसल कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, न्यूरोमस्कुलर फंक्शन, ठीक है। तो उसके लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, रोटा रोड होता है, एक रॉड है, उसके ऊपर आपने एक रैट को रख दिया, ठीक है। अब रैट कितने समय अब ये रॉड घूम रही है, ठीक है, अब रैट कितने समय तक उसके वो, अगर उसका मसल कोऑर्डिनेशन अच्छा है,
सेम देखो, आप टॉपिक को याद रखो, मसल कोऑर्डिनेशन, बैलेंस या न्यूरोमस्कुलर फंक्शन। उसका दिमाग सही काम कर रहा है और वो बैलेंस बनाने के साथ साथ बना पा रहा है, या मसल कोऑर्डिनेशन अच्छा है क्योंकि न्यूरोमस्कुलर फंक्शन अच्छा है। ठीक है, अगर रैट का फंक्शन अच्छा होगा, न्यूरोमस्कुलर फंक्शन अच्छा होगा, तो ये रोटेटिंग रॉड पे काफ़ी समय तक रह सकता है, लाइक 40 सेकेंड 30 सेकेंड्स। और अगर उसकी बिहेवियर कम है, मसल कोऑर्डिनेशन घट जाता है, तो वो रैट बहुत जल्दी ही गिर जाता है। तो रोटर रॉड वो इंस्ट्रूमेंट हो गया, ट्रैक्शन टेस्ट है जिसपे एक वायर होती है, उसके ऊपर रैट चढ़ने की कोशिश करता है, तो फिर ट्रैक्शन देखते हैं कि कितना ट्रैक्शन लग रहा है। चिमनी टेस्ट में रैट को अपवर्ड अपोजिट क्लाइंब करवाया जाता है नैरो एरिया में, तो फिर देखते हैं कैसे बिहेव कर रहा है। इंक्लाइंड प्लेन में कि रैट कितना समय तक इंक्लाइंड रह सकता है, कहाँ तक पहले जा रहा था और अभी कहाँ तक जा पा रहा है। ग्रिप स्ट्रेंथ मीटर में हम देखते हैं कि कितना फोर्स लगा रहा है रैट, कितना नहीं लगा पा रहा है। वीम वॉक और गेट एनालिसिस में कि मतलब एक नैरो पतला सा पाथवे बना दिया आप उस पर, रैट पहले कैसे चल रहा था और अभी कैसे चल रहा है। तो इन सब डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स हैं जिससे हम लोग देखते हैं कि मसल कोऑर्डिनेशन, बैलेंस या न्यूरोमस्कुलर फंक्शन है। अगर आपसे पूछा जाए कि सीएनएस ड्रग्स कौन सी होती हैं, कौन से टेस्ट होते हैं, तो आपको ये सब सारे टेस्ट में से कुछ तो लिख के आओ, 3-4 लिख के आओ। 6 नहीं लिख पा रहे हो तो आप 3 लिख के आओ, 2 लिख के आओ, उसी को एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। ठीक है, अब आपकी स्टडी निकली, ठीक है, आपने टेस्ट किया, आपकी स्टडी निकली, आप उससे क्या इंटरप्रेट करोगे। ठीक है, लो एक्टिविटी प्लस नॉर्मल रोटर रोड ग्रिप कम है, ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि सेडेशन है एनिमल्स को, मतलब उसकी एक्टिविटी भी कम है और जो रोटर रोड पे ग्रिप है वो भी कम है। इसका मतलब क्या हो सकता है वी आर नॉट स्टिल कंफर्मिंग द थिंग्स, वी आर स्टिल इन द हाफ वे ऑफ दैट हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस से क्या निकल के आता है कि उसको सेडेशन हो सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, लो एक्टिविटी इम्पेयर्ड रोटर रोड बट प्रिजर्व ग्रिप। ठीक है, उसकी ग्रिप है, रोटर रोड पे वो चढ़ नहीं पा रहा। ये समझने के लिए आपको ये एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है। ठीक है, फीवर्स एटेक्सिया या सेंट्रल मसल रिलैक्सेशन। ठीक है, उसके पास ग्रिप है, बट वो ग्रिप कैसे चेक करेंगे हम लोग, ग्रिप चेक करेंगे ग्रिप स्ट्रेंथ मीटर में, कि मतलब मसल कोऑर्डिनेशन तो है लेकिन वो उसको कंट्रोल करके होल्ड नहीं कर पा रहा है। तो उससे क्या हो सकता है कि सेंट्रल मसल रिलैक्स हो चुकी है। ठीक है, अब लो एक्टिविटी है, रिड्यूस ग्रिप है, ट्रैक्शन है, ये क्या बताता है, पेरिफेरल वीकनेस। ठीक है, हाइपर एक्टिविटी या स्टीरियोटाइप बिहेवियर ट्रेमर्स सजेस्ट स्टिमुलेंट एक्शन, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव है रैट। अगर बहुत एक्टिव है तो ये क्या दिखाता है कि वो हाइपर एक्टिव है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्क्रीनिंग ऑफ सीएनएस स्टिमुलेंट एंड डिप्रेसेंट। ठीक है, स्पॉन्टेनियस लोकोमोशन की मतलब एक पॉइंट पे कितना मूव कर रहा है, अराउजल और रिएक्टिविटी मतलब कितना अलर्ट है, कितना मूव कर रहा है रैट। ठीक है, एबनॉर्मल मूवमेंट लाइक ट्रेमर, स्टीरियोटाइप, क्लोन्स और कन्वल्जन आ रहे हैं उसको हाई डोज पे। ठीक है, रोटर रोड कोऑर्डिनेशन, रोटर रोड पे कैसा मूव कर पा रहा है, कैसे कोऑर्डिनेट कर रहा है, मतलब कितना कंट्रोल है उसका। फेनोवर्टिब्रल स्लिप। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट है राइटनिंग रिफ्लेक्स विजिलेंस, ईईजी, मतलब हम ब्रेन के अंदर हम लोग बहुत सारे ईईजी प्लग्स लगा के हम उसके एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा है, कम है, ज़्यादा है। ठीक है, इस तरीके से एक ग्राफ निकलता है, उसमें हम हाइपर एक्टिविटी देखते हैं कि ब्रेन कितना एक्टिव था या नहीं था। ठीक है, तो ये कुछ पैरामीटर्स थे जिसके अंदर से हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं सीएनएस स्टिमुलेंट ड्रग की या डिप्रेसेंट की। अब उसकी एप्लीकेशंस की बात है, कहाँ अप्लाई करते हैं। सेडेशन के ड्रग को चेक करने के लिए, एनेस्थेटिक ड्रग को चेक करने के लिए, मसल रिलैक्सेंट ड्रग को चेक करने के लिए, सीएनएस सेफ्टी फार्माकोलॉजी इस्टेब्लिश करने के लिए, सिलेक्शन ऑफ डोज। ठीक है, ये एप्लीकेशंस है। एडवांटेज क्या है, रैपिड है, सेफ़ है, रिलायबल है। ठीक है, तो इसके कुछ लिमिटेशंस भी रहेंगे। बिहेवियर इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्ट्रेन, सेक्स, सर्केडियन फेज। ठीक है, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो हमारे ब्रेन को कंट्रोल करते हैं, जैसे आपकी स्लिप करती है, आपका सेक्स करता है, आपका सर्केडियन हैंडलिंग करता है, नॉइज़ करता है, ऑर्डर करता है, प्रायर टेस्टिंग करती है, आपका स्ट्रेन कौन सा है।
ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे बिहेवियर को या ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। अब एग्ज़ाम के लिए कुछ की पॉइंट है कि फ़िट फॉर पर्पस वैलिडिटी क्या है, व्हीकल क्या है, पॉजिटिव रेफरेंस क्या है। आप इन सबको एग्ज़ाम से पहले बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज़ करना, ठीक है। एक बार इसको देख लेना ताकि आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके ना छूटें, ठीक है। अब क्विक रिवीजन भी दिया गया है कि आप टॉपिक 1 को और टॉपिक 2 को कैसे रिवाइज़ कर सकते हो। और ये मतलब आप ये समझ लो ये 10 मार्क्स के क्वेश्चंस भी हो जाते हैं आपके लिए एग्जैक्ट, ठीक है। कि 10 मार्क्स के क्वेश्चंस एग्जैक्ट बन जाते हैं यहीं से। नेक्स्ट है थर्ड टॉपिक है हमारा एंजियोलाइटिक, एंटीसाइकोटिक, एंटी एपिलेप्टिक्स, न्यूट्रोपिक्स एंड ड्रग्स फॉर न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज लाइक पार्किंसन, अल्जाइमर और मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक, अभी भी हम लोग CNS में ही हैं, ठीक है। थेरेपेटिक CNS स्क्रीनिंग डिटरमाइंस वेदर अ ड्रग प्रिवेंट, आप यहाँ पे टर्म पे ध्यान देना, ठीक है। Therapeutic CNS screening determine whether a test drug prevent, reverse or modifies a abnormal phenotype. Phenotype is a external characters that we see. A model may offer face validity, similar appearance, construct validity, shared mechanism, or predictive validity, response to the clinically effective drug classes. Interpretations should state a form of validity being used. बहुत आसान शब्दों में, बहुत सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। CNS थेरेपेटिक CNS स्क्रीनिंग में हम लोग 3 चीज़ों को पता करते हैं। या तो वो जो ड्रग होगी हमें डिजीज से बचाएगी या उससे रिवर्स करेगी। रिवर्स मतलब कि अगर वो डिजीज़ बढ़ चुका था उसको कम करेगी। तीसरा होती है उसको ट्रीट करेगी, आप ये समझ लो, ठीक है। प्रिवेंट, रिवर्स या ट्रीट, ठीक है, या मॉडिफाई या ट्रीट कह लो आप उसको, ठीक है। मतलब उसको धीरे धीरे करके ठीक करेगी। तो ये बहुत ही बेसिक हुई इसकी अंडरस्टैंडिंग कि कैसे CNS वाले ड्रग जो थेरेपेटिक एक्शंस कॉज करेंगे वो कैसे काम करेंगे, ठीक है। अब इतना आप पढ़ने जाओगे, इसको समझोगे। अ मॉडल में डिफर द फेस वैलिडिटी, मतलब अपीयरेंस दूसरा हो सकता है। जैसे आप डोपामिन का देखो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। डोपामिन, इसका प्रीकर्सर क्या होता है? लिवोडोपा। तो अगर ठीक है, अगर किसी को ज़रूरत है डोपामिन की, अगर आप उसको लिवोडोपा भी दोगे, साथ में कार्बिडोपा भी दोगे ताकि उसका मेटाबॉलिज्म रुक जाए, ठीक है, तो ये सेम इफ़ेक्ट करेगा डोपामिन का। तो इस तरह की बातें ये टेक्निकल चला गया है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी मतलब जो मैकेनिज्म को फॉलो करते थे अगर वो नहीं है तो वो करेगा, ठीक है। प्रेडिक्टिव वैलिडिटी मतलब कि आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये ड्रग के बदले ये ड्रग वहाँ पे जाके एक्ट करेगा। जैसे हम लोग कहते हैं ओमेगा 3 ब्रेन के लिए हेल्पफुल है या DHE हेल्पफुल है। तो कैसे हेल्पफुल है कि ये दिखाया गया है, प्रेडिक्ट किया गया है कि अब वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हमारे ब्रेन में कम करता है जिसकी वजह से ब्रेन हेल्दी रहता है, ठीक है। तो बहुत टेक्निकल हो गया ये चीज़, आप इतना आपको याद नहीं करना, आप बेसिक समझो कि अब देखो फिर से आ गया एंटी एंजियोलाइटिक, एंटी साइकोटिक स्क्रीनिंग मेथड, ठीक है। अब कौन कौन से मॉडल हैं जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत देर हो रहा ऑलरेडी, ठीक है। एलिवेटेड पेज प्लस मेज, हमने बताया था कि एक ऐसे करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि अगर एनिमल एंजाइटी में होगा तो जो डार्क एरिया है उधर रहना पसंद करेगा, अगर वो एंजाइटी में नहीं है तो वो ओपन एरिया में रहना पसंद करेगा, ठीक है। तो लाइट डार्क बॉक्स में हम रख के देखते हैं। एक बॉक्स होता है, ठीक है। अब इस टाइप का बॉक्स है, तो जो एनिमल अगर एंजाइटी में होगा तो वो डार्क एरिया में रहेगा, एंजाइटी में नहीं होगा तो ओपन एरिया में रहेगा। सोशल इंटरेक्शन टेस्ट, उसको बहुत सारे एनिमल के साथ रख के देखते हैं कि मतलब कैसे रिएक्ट कर रहा है। वोगल कॉन्फ्लिक्ट टेस्ट, ठीक है, कि अगर उसको पानी पीने के लिए थोड़ा थोड़ा करंट लगाए तो वो कितना देर तक पानी पीता है। गेलर स्टीफेट कॉन्फ्लिक्ट टेस्ट, ठीक है, उसको पनिशमेंट दो फिर भी वो सेम चीज़ें बार बार करेगा, ठीक है। तो इससे हम लोग चेक करते हैं उसके एंजाइटी को। अब नेक्स्ट है कौन कौन से मॉडल होते हैं जो एंटी साइकोटिक बिहेवियर को चेक करते हैं, ठीक है। एपोमॉर्फिन क्लाइंबिंग मॉडल, ठीक है। एम्फिटामिन हाइपर लोकोमोशन मॉडल, कोऑर्डिनेटेड कंडीशन अवॉइडेंस रिस्पॉन्स,
ठीक है, एक PCM-MK801 PPI थ्योरी, ठीक है, मॉडल, ठीक है, कैटालेप्सी लायबिलिटी। तो इस तरीके से बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, सबके प्रिंसिपल देख लो आप थोड़े थोड़े, ठीक है। एपोनोमॉर्फिन में क्या होता है, डोपामिन एगोनिस्ट प्रोड्यूस द बिहेवियर चेंज, ठीक है। पहले में क्या हुआ, डोपामिन का एगोनिस्ट है, उसकी वजह से उसकी बिहेवियर इंक्रीज होगी। दूसरा में क्या है, इंक्रीज डोपामिन, जिसकी वजह से हाइपर एक्टिविटी होगी। तीसरा में क्या है, एनिमल लर्न टू अवॉइड अ सिग्नल एवियरसिव इवेंट। अगर एनिमल्स को, अगर जैसे बार बार जा रहा है कहीं पे, एक बाल्टी है, अब वो जा रहा है, उसमें जाने के साथ डूब जा रहा है, तो उस रीजन में एनिमल्स, अगर वो सीख गया तो वो बार बार नहीं जाएगा, ठीक है। अब ये है नेक्स्ट है NMDA ब्लॉकेड मॉडल, जिसमें हम लोग देखते हैं कि कुछ सिग्नल्स होते हैं, कुछ ड्रग्स होते हैं जो NMDA सिग्नल्स को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है D2 ब्लॉकेड कॉज द मेंटेनेंस ऑफ इम्पोजिट पोस्चर। अगर कहीं पे आपका डोपामिन, जैसे हमें पता है कि डोपामिन सिर्फ हैप्पी हार्मोन नहीं होता है, ठीक है, हमारे पोस्चर के लिए, स्टेबिलिटी के लिए भी रिलायबल होता है, या मसल कोऑर्डिनेशन के लिए भी रिलायबल होता है, मतलब, ठीक है। तो अगर D2 रिसेप्टर ब्लॉक कर दोगे आप, तो क्या डोपामिन यहाँ पे बाइंड कर पाएगा, नहीं बाइंड कर पाएगा, इसकी वजह से क्या हो गया, पोस्चरल इनस्टेबिलिटी, पोस्चरल इनस्टेब, ठीक है। इस तरीके से कुछ मेथड्स थे जो कि हमें एंटीसाइकोटिक मॉडल में हमने देखा। नेक्स्ट मॉडल है हमारा एंटी एपिलेप्टिक या न्यूट्रोपिक कॉग्निशन मॉडल। इसमें क्या है, मैक्सिमल इलेक्ट्रोशॉक मॉडल, पेंटिनेजाइल ट्रोजोल, ठीक है, PTZ मॉडल, 6 हर्ज साइकोमोटर सीजर, किंडलिंग, पिलोकार्पिन कैनन स्टेटस मॉडल, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंट मॉडल्स हैं जिसमें हम लोग एंटी इपिलेप्टिक या न्यूट्रोपिक या कॉग्निशन मॉडल चेक करते हैं, ठीक है। ये जो भी मॉडल्स डिस्कस किया हम लोगों ने, ये एंटी एपिलेप्टिक मॉडल्स होती है। एंड एपिलेप्सी क्या होता है, जिसमें अनकंट्रोल्ड सिग्नल होती है, तो हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स हैं जो उसमें हम देखते हैं कि सिग्नल कितना निकल रहा है, कितने न्यूरॉन्स फायर कर रहे हैं, अब नॉर्मल है कितने नॉर्मल है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं। नेक्स्ट मॉडल है न्यूट्रोपिक या कॉग्निशन मॉडल। कॉग्निशन मीन्स मेमोरी, न्यूट्रोपिक मीन्स अच्छा है इफेक्ट, ठीक है। मॉरिस वाटर मेज, वाई मेज, स्पॉन्टेनियस अल्टरेशन, रेडियल आर्म मेज, पैसिव अवॉइडेंस, नोवल ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन। मतलब आप लोगों ने एक वीडियो शायद देखा होगा, नहीं देखा होगा पता नहीं, कि जैसे एक चिंपांजी रहता है, ठीक है, उसको डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स शो किए जाते हैं, सही ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए उसको एक रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से उसकी मेमोरी को चेक करते हैं कि कितना अच्छा है वो IQ के साथ, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंट मॉडल्स हैं, ठीक है। नॉवल ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन उसी को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मॉडल है हमारा पार्किंसन, अल्जाइमर या मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए। तो पार्किंसन के लिए कौन सा मॉडल है, 6 हाइड्रोक्सी डोपामिन, NMTTP, रोटेटेनॉन, रेस्पेरिन, ठीक है। अगला अल्जाइमर के लिए कौन सा मॉडल है, स्कोपोलामीन, एमुलॉइड बीटा इन्फ्यूजन सीडिंग या ट्रांसजेनिक APP मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए कौन सी मॉडल है, EAE, ठीक है, क्यूप्रिजोन मॉडल, लाइसोलेथिसिन फोकल लेजन मॉडल, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल है, अब सबको एक एक करके पढ़ोगे बहुत समय लगेगा, अभी हम लोग CNS में ही है, ठीक है। अब देख लेते हैं बेसिक CNS के स्क्रीनिंग का क्या मेथड था। सबसे पहले क्लिनिकल डोमेन डिसाइड करो कि वो ड्रग न्यूट्रॉपिक्स है, या वो ड्रग एंटी एंजाइलेटिक है, या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है, मतलब उसके डिजीज़ या सिम्टम को आइडेंटिफाई करो। मॉडल क्लास डिसाइड करो कि कैसा है, एक्यूट है, लेजन है, इम्यून है, जेनेटिक है, कहाँ से वो आ रहा है। इंड्यूस फिनोटाइप, मतलब उसको स्टैंडर्डाइज करो, टाइमलाइन बनाओ कि आप बता दो कि वो कैसे हो रहा है, कैसे ठीक होगा, कब तक ठीक होगा, उस तरीके से मेजर करो, उसके बिहेवियर को मेजर करो, जो भी आपके पास प्री क्लिनिकल मॉडल है। नेक्स्ट है बेंचमार्क के साथ कंपेयर करो कि, ठीक है, कि जैसे एपिलेप्सी के लिए ड्रग्स होती हैं
लेविसिटेराम, ठीक है। अगर किसी ने स्टैंडर्ड माना है उसके लिए तो लेविसिटेराम मान लो, ठीक है। वेलप्रोएट रख लो, तो आप उसके अपने मॉडल को उसके साथ कंपेयर करो कि मतलब कैसा बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट ट्रांसलेट मीन्स आप उसके रिज़ल्ट को एनालाइज करो कि क्या रिज़ल्ट है आपके आई है, आपकी ड्रग कहाँ स्टैंड करती है एज़ कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड ऑफ योर ड्रग्स। उसके एडवांटेज क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, एडवांटेज क्या है, लिमिटेशंस क्या है। अब आपको हर एक डिसीज़ के एक दो मॉडल आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। सारे मॉडल्स आप याद नहीं रख पाओगे एंड, ठीक है, लेकिन आप एक दो मॉडल याद रखो। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्रग्स एक्टिंग ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। एएनएस क्या होता है, अगर बहुत बेसिक किसी को याद होगा तो हमारा नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। पीएनएस और सीएनएस, ठीक है। सीएनएस में आता है हमारा ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। पीएनएस में आता है इन लोग के अलावा जो भी होते हैं, लिम्ब विम्ब जो भी होते हैं, ठीक है। तो पीएनएस के ही दो पार्ट होते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसी की पार्ट है सीएनएस। अभी हम लोगों ने जो पढ़ा वो सीएनएस पढ़ा, अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो एएनएस है, ठीक है। ड्रग एक्टिंग ऑफ एएनएस सिस्टम, ठीक है। एएनएस का फंक्शन क्या होता है, कोलिनर्जिक होती है, कोलिनर्जिक इंटरप्रिटेशन होती है, मतलब एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट, एडनर्जिक या एडिनर्जिक इंटरप्रिटेशन, ठीक है। या तो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट मिलेंगे या इसके अपोजिट इफेक्ट मिलेंगे, दो ही चीज़ हो सकता है। एडनर्जिक में भी सेम हो सकता है, या तो सेम इफेक्ट मिलेगा, एडनर्जिक इफेक्ट मिलेगा, या तो इसके अपोजिट इफेक्ट मिलेंगे, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट और इक्वल होते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है अगोनिज्म या एंटागोनिज्म या सेलेक्टिविटी मिलेगा। अब इसके डेफिनेशन को देखते हैं, सिंपली कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, ठीक है। एएनएस फार्माकोलॉजिकल स्क्रीनिंग एसेस दैट टेस्ट सब्सटेंस एट मस्करेनिक निकोटिनिक अल्फा एडनर्जिक एंड बीटा एडनर्जिक सिस्टम। किस पे काम करता है, एसीएच रिसेप्टर पे या एड्रेनलिन के रिसेप्टर पे। एसीएच के कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं, एम मस्करेनिक रिसेप्टर या निकोटिनिक रिसेप्टर। एड्रेनलिन के कौन से रिसेप्टर होते हैं, अल्फा बीटा रिसेप्टर, ठीक है। उसके टाइप्स से मत जाइए, अब यहाँ पे आइए, ठीक है। यूजिंग फंक्शनल टिश्यू होल एनिमल एंड पॉइंट, या तो दो पार्ट्स में कर सकते हैं, या तो जहाँ पे एम के कोई भी रिसेप्टर पाए जाते हैं, ठीक है, वहाँ के ऑर्गन को निकाल लो या वहाँ के टिश्यू को निकाल लो या पूरा एनिमल पे टेस्ट कर लो। एक लाइन समझा रहा हूँ, ठीक है। यूजिंग फंक्शनल टिश्यू एंड होल एनिमल एंड पॉइंट, रिसेप्टर असेसमेंट इज बेस्ड ऑन रिप्रोड्यूसिबल कंसंट्रेशन रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, ठीक है। अभी यहाँ तक समझते हैं, अगर एक 0.1 माइक्रोग्राम में ड्रग का इफेक्ट 5% मिलता है, 5% एक वैल्यू है, ठीक है, एक वैल्यू है। अगर आप इसको समझने के लिए एक पैर को उठाना चाहो कि अगर आप 5 सेंटीमीटर, एक माइक्रोग्राम ड्रग देने से 5 सेंटीमीटर आप ड्रग को उठा रहे हो या डायलेट कर रहे हो वेसल्स को, तो आप इस तरीके से इसको 5 एक यूनिफाइड नंबर है, ठीक है। तो अगर आप 2 माइक्रोग्राम लो तो ये ड्रग 10% हो सकता है रिस्पॉन्स। अगर ये 3 माइक्रोग्राम लो ये 15% हो सकता है। तो ये एक स्टैंडर्डाइज्ड एक क्वांटम वैल्यू है कि मतलब अगर आप एक बढ़ाओगे, क्वांटल वैल्यू है कि अगर एक बढ़ाओगे तो दूसरा बढ़ेगा, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, रिसेप्टर असाइनमेंट इज बेस्ड ऑन रिप्रोड्यूसिबल कंसंट्रेशन रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। अगर कंसंट्रेशन बढ़ाओगे आपका रिस्पॉन्स बढ़ेगा, ठीक है। द पैटर्न ऑफ एगोनिज्म और एंटोगोनिज्म ऑन मॉडिफिकेशन बाय द सेलेक्टिव रेफरेंस लाइगेंड, कि अगर हम किसी को रेफरेंस कैसे मानेंगे, तो अगर ये मस्करेनिक रिसेप्टर हो, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अगर ये निकोटिनिक रिसेप्टर की बात करते हैं, ठीक है, अगर 1 ग्राम ड्रग लेने पे 5% का इफेक्ट मिल रहा है या 5 सेंटीमीटर का इफेक्ट मिल रहा है अगर आपका लेग पैर उठाने में, क्योंकि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे
ये होता है एनएम रिसेप्टर, ठीक है। तो या तो ये इफ़ेक्ट अगोनिस्ट के फॉर्म में मिल सकता है कि मतलब आपको मदद कर रहा है, या फिर एनएम रिसेप्टर के ब्लॉकर ड्रग को याद आप यूज़ करोगे तो ये इफ़ेक्ट इसके एंटागोनिस्ट इफ़ेक्ट मिल सकता है, ठीक है। उसी को बात कही गई है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, सबको तोड़ तोड़ के आप समझोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉलिनर्जिक और एंटी कॉलिनर्जिक स्क्रीनिंग के लिए कौन कौन से मॉडल है। सबसे पहले है गुनिया पिग एलियम, कि जो गुनिया पिग जो एनिमल होता है उसके इलियम को हम लोग बाहर निकालते हैं, अब उसको स्टडी करते हैं, उस पर हम लोग टेस्ट करते हैं, ठीक है। आइसोलेटल आर्ट्रियम, मतलब हम हार्ट के आर्ट्रियम को बाहर निकाल के स्टडी करते हैं। फ्रॉग रेक्टस एब्डोमिनस, फ्रॉग को काटा, उसका रेक्टस निकाला, उसके बाद उस पर हम ड्रग की इफ़िकेसी देखते हैं कि क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। फेरिंग नर्व हाई हेमी डायाफ्राम, मतलब डायाफ्राम को निकाल के और उस पर नर्व का इम्पैक्ट को देखते हैं कि फेरिंग नर्व कितना इम्पैक्ट डाल रही है अगर वहाँ पे स्टिमुलेशन किया जाए। सलाइवेशन टेस्ट, कि अगर आप ड्रग दे रहे हो तो कितना ज़्यादा सलाइवेशन बढ़ रहा है या घट रहा है। जीआई ट्रांजिट या मोटिबिलिटी, बहुत सारे ड्रग होते हैं जो जीआई मोटिबिलिटी को बढ़ाते हैं या कम करते हैं, उस तरीके से उसके इफेक्ट को देखते हैं हम लोग। प्यूपिल या हार्ट रेट प्रोफाइल, जैसे प्यूपिल पे देखते हैं बहुत सारे ड्रग डायलेशन कराती है, बहुत सारे ड्रग्स आपका कॉन्स्ट्रिक्शन कराती है, बहुत सारे ड्रग क्रोनोट्रॉफिक इफेक्ट देती है, ट्रोमोट्रॉफिक इफेक्ट देती है, हाइनोट्रॉफिक इफेक्ट देती है, तो उन सब चीज़ों को हम लोग बहुत डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे उसके एक्सपेक्टेड फार्माकोलॉजिकल पैटर्न को लिखा गया है। अगर डायरेक्ट मस्करेनिक एगोनिस्ट होंगी तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा इलियम को, आरटीएल रेट को स्लो करेगा, सिक्रेशन को बढ़ाएगा, मायोसिस कॉज करेगा, ठीक है। एंटी मस्करेनिक ड्रग होंगी वो क्या करेंगे, सलाइवेशन को रिड्यूस करेंगे, गट मोटिलिटी और मायोसिस को कम करेंगे, ठीक है। एंटी कोलेस्ट्रेज ड्रग क्या होंगे, क्या करेंगे, तो उसी तरीके से सबके बारे में दिया गया है कि न्यूरोमस्कुलर जो इनिबिटर्स होंगे वो इनिबिट करेंगे नर्व इवोक्ड ट्विच, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ डायरेक्ट मसल रिस्पॉन्स एट अ जंक्शनल रेदर देन मायोटॉक्सिक एक्शन, ठीक है। जो भी नर्व होंगे, नर्व किसके साथ रिलेटेड होते हैं, एमएन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। अब यहाँ पे कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है, तो एसिटाइल कोलिन काम करता है, ठीक है। अगर इसका इफ़ेक्ट को बढ़ाओगे तो आपका नर्व और मसल का कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिनर्जिक एंटी एडिनर्जिक स्क्रीनिंग, ठीक है। कौन कौन से मॉडल पे करते हैं, रैबिट पे करते हैं, कौन से रैट अडोटा पे भी करते हैं, रैट वैस डिफरेंस पे भी करते हैं, कैट निटिकेटिंग मेम्ब्रेन पे भी करते हैं, प्रेशर रिस्पॉन्स को भी चेक करते हैं, ग्यूनिया पिग या रैट आर्ट्रियम पे भी करते हैं, ग्यूनिया पिग ट्रेकिया पे भी करते हैं, ब्लैडर डिस्ट्रेटर या एपो एडिपोसाइट सिस्टम पे भी करते हैं, इन वाइवो बीपीएच हार्ट रेट या ब्रोंकियल रिस्पॉन्स को भी चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। तो बहुत डिटेल में आप एक एक चीज़ को, उसके फंक्शन को भी पढ़ सकते हो। टिपिकल प्रोटोकॉल क्या है, कहाँ पे एंड होता है, बेस्ट यूज किसके लिए किया जाता है, उसके की कॉशन क्या क्या है, कि उसके कौन कौन से पैरामीटर्स पे उनको ध्यान रखा जाता है, ठीक है। रेफरेंस क्या है, जो भी उसकी क्लास के स्टैंडर्ड ड्रग होगी, जैसे अल्फ़ा 1 होंगे, अल्फ़ा 1 प्रोजोसिन, ठीक है। एंटागोनिस्ट के लिए स्टैंडर्ड होगा फिनाइल एपिनेफ्रिन, फिनाइल एपिफ्रिन एगोनिस्ट के तौर पे स्टैंडर्ड होगा, अल्फ़ा 2 में क्लोरिडीन होगा, और योहिम्बीन, ये जो भी होंगे वो एंटागोनिस्ट के तौर पे होंगे। बीटा 1 में आइसोप्रिलीन, डोब्यूटामाइन या एटिनॉल जो प्रोपेनॉल, ये एंटागोनिस्ट के तौर पे होंगे, और ये सारी जो इधर है जो अगोनिस्ट के तौर पे होंगी, और जो इधर है वो एंटागोनिस्ट के तौर पे यूज़ होंगी, ठीक है। इसी तरह जो भी उस क्लास की उस रिसेप्टर के स्टैंडर्ड ड्रग होंगी, एक रिसेप्टर को अगोनिस्ट करेगा मतलब एक्टिविटी बढ़ाएगा, और एक ब्लॉक करेगा जो उसकी मैक्सिमम, जिसकी मैक्सिमम इफेक्ट होगी, ठीक है, उसको हम स्टैंडर्ड मानेंगे। नेक्स्ट क्या है, इंटीग्रेटेड ऑर्गन बाथ एनालिसिस इन वाइवो प्रोफाइलिंग और इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अब ये थोड़ा सा समझने वाला चीज़ है, ठीक है। अभी मैं इसको समझाता हूँ।
ई मैक्स क्या हुआ, मैक्सिमम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस बाय द एंटागोनिस्ट। एक मैं बहुत ही बेसिक सा एक ग्राफ बनाता हूँ जिससे आपको ई मैक्स ई सी मैक्स समझ में आ जाएगा, सी मैक्स समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये कंसंट्रेशन है, ये डोज या टाइम समझ लो, ठीक है। आप कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ा रहे हो तो ड्रग का जो इफ़ेक्ट है वो भी बढ़ेगा, एक मैक्सिमम लिमिट होगी, उसके बाद क्या होगी, ड्रग एक्सक्रीट आउट होना चालू कर देगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल रखेंगे इसको, बहुत डिटेल में ले जाएंगे। तो जो कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी, जो मैक्सिमम होगी उसको सी मैक्स कहेंगे, जो टाइम पे वो मैक्सिमम होगी उसको टी मैक्स कहेंगे। इसके अंदर जो भी होगा वो एरिया अंडर कर्व होगा, ठीक है। अब एक थेरेपेटिक डोज आता है, ठीक है। क्या ये ड्रग इस डोज से इस कंसंट्रेशन के बीच में इफ़ेक्टिव है, इसको थेरेपेटिक इफ़ेक्टिव डोज कहते हैं, ठीक है। अब ये ई मैक्स कहा गया है कि मैक्सिमम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस बाय द एक्स अगोनिस्ट, कि मतलब अगर कोई ड्रग अगोनिस्ट है उसकी मैक्सिमम इफ़ेक्ट इस डोज पे आ रही है या इस कंसंट्रेशन पे आ रही है तो उसको कह देंगे कि ई मैक्स है, ठीक है। EC50 कंसंट्रेशन प्रोड्यूस द ई मैक्स 50% ऑफ ई मैक्स इफेक्ट, ठीक है। अगर 10 mg में उसका मैक्सिमम रिस्पॉन्स मिलता है तो इसका EC50 क्या हो जाएगा, 5 mg हो जाएगा, क्योंकि 50% इफेक्ट तो आपको 50% ऑफ 10 mg क्या हो जाएगा, 5 mg हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से कुछ कुछ फार्मूला है, डोज रेशियो, सिजल्ट प्लॉट, AP, PaA2, ठीक है। बहुत सारे फार्मूला है, बहुत बेसिक से, ठीक है। फ्लो चार्ट आइसोलेटेड टिश्यू रिसेप्टर कैरेक्टराइजेशन, ये भी है कि टिश्यू को पहले प्रिपेयर करो और इक्विलिब्रियम को तैयार करो, कंट्रोल कर्व रखो, मतलब जो भी ड्रग के डोजिंग होगी वो लीनियर होनी चाहिए या बहुत स्टीप नहीं होनी चाहिए। एंटागोनिस्ट क्या है, एंटागोनिस्ट देने के बाद वो कंसंट्रेशन जो आइसोलेटेड ऑर्गन है वो कैसे बिहेव कर रहा है, रिपीटेड कर्व कैसा आ रहा है, बाद में ड्रग चेंज कर रहे हो वॉश करने के बाद तो कैसा आ रहा है, क्वांटिफाई कैसे कर सकते हो, कौन से उसके प्लॉट से आप उसको क्वांटिफाई कर सकते हो, ठीक है। ये था कि ऑर्गन बाथ, इंटीग्रेटेड ऑर्गन बाथ एनालिसिस। अब इसको उल्टा समझाता हूँ, अब आप ये समझ चुके हो, अब इसको ये समझाता हूँ कि इसमें होता क्या है, कि इसमें एक एनिमल लेते हैं, उसका एक ऑर्गन लेते हैं, ऑर्गन को लेके एक असेंबली बनाई जाती है, ठीक है। एक पूरा असेंबली बनाई जाती है जिसके अंदर ऑर्गन रखा जाता है, इसको डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रिंग से मान लो या डिफरेंट टाइप ऑफ केबल से कनेक्ट कर दिया जाता है। अब इसकी एक्टिविटी देखी जाती है, इस पर ड्रग दिया जाता है, ठीक है। ड्रग देने के बाद इसकी एक्टिविटी को चेक किया जा सकता है, और चेक करने के बाद उसको हम देखते हैं कि कितना कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव पहले था अभी था, क्या एक्टिविटी है। जैसे अगर ये एक मसल है, अब इसमें हमने एक ड्रग दिया तो इसमें ट्विचेस हो सकती हैं, ट्विचेस होने की वजह से क्या हो सकता है, यहाँ से एक्सटेंशन हो सकता है, यहाँ से डिफॉर्मेशन हो सकता है। तो इस तरीके पैरामीटर्स को हम मॉनिटर करते हैं, ठीक है। अब किस में कितना मॉनिटर हुआ उसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लॉट है, ये प्लॉट है ई मैक्स, सी मैक्स या सीजल प्लॉट, या डोज रिस्पॉन्स, कितना डोज देने पे कितना मूवमेंट हुआ, कौन से ऑर्गन का मूवमेंट हुआ, इस तरीके से हम लोग देखते हैं, ठीक है। आइसोलेटेड टिश्यू रिसेप्टर कैरेक्टराइजेशन की मतलब उस टिश्यू को हमने आइसोलेट किया, ठीक है, उस पर इफ़ेक्ट क्या मिला हमें। थोड़ा सा टेक्निकल है बट आप इसको समझ जाओ कि आप कोई एक मुर्गा काटे हो एक, ठीक है, उसके बाद उसके एक ऑर्गन को लिया, पेट को लिए हो, स्टमक को निकाले हो, अपने स्टमक को निकाल के एक लाइनिंग में लगाया हो, आपने देखा कि उस पर ड्रग दिया, जो ड्रग उसकी मोटिलिटी को बढ़ाती तो क्या होगा, जो स्किन है उसकी मूवमेंट बहुत फास्ट हो जाएगी ना। अगर जो ड्रग उसकी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को कम करती है, वो ड्रग उसके मूवमेंट को स्लो कर रही है, तो इस तरीके से हम बहुत जल्दी जल्दी ड्रग के डोज को चेंज करके, कभी 2 mg, कभी 2 mg हमने दिया ड्रग की मूवमेंट को बढ़ाने वाला, ठीक है, हमने देखा क्या इफेक्ट आया। अब हमने दिया 2 mg जो ड्रग के मूवमेंट को कम करता है, तो हम इस तरीके से बहुत डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, बहुत थोड़े थोड़े मिनट्स में, थोड़े थोड़े टाइम जोन में देख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आइसोलेटेड ऑर्गन स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट है कार्डियोवास्कुलर स्टडी, ऑकुलर ग्रैंडुलर स्टडी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल
यूरिनरी रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सपोजर लिंक, ठीक है। इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, एडवांटेज क्या है, लिमिटेशन क्या है। आइसोलेटर ऑर्गन बात की है, पूछ रहा है, ठीक है। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक भी ख़त्म हो चुका है। अब ठीक है, अब एक रिवीजन के लिए कि एंजियोलाइटिक टेस्ट में कौन कौन से आते हैं, क्या है, क्यों किया जाता है, एंटीसाइकोटिक क्यों किया जाता है, एमईएस क्यों किया जाता है, न्यूट्रोपिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। इस तरीके से रिवीजन कर लेना, ठीक है। अब जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उसके लिए कि आईसीएच की गाइडलाइन, ये एमसीक्यू में बन सकता है, बहुत पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, बट आप देख लेना कि कौन साइंटिस्ट हैं, कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या काम किया है हमारे लिए। मॉरिस ने थे, पेलो थे, डनहम थे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पूरे यूनिट को ख़त्म कर दिया है, ठीक है। जनरल पहले, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, जनरल प्रीक्लिनिकल स्क्रीनिंग, जिसमें क्या फिट और पर्पस वैलिडिटी क्या है, टेस्ट आइटम क्या है, कंट्रोल क्या है, रेंडमाइजेशन क्या है, ब्लाइंडिंग क्या है, स्टैटिक्स क्या है, मॉडल सिस्टम, बायोकेमिकल सेल क्या है, सेल लाइनिंग क्या है, कहाँ यूज़ किया जाता है, अल्टरनेटिव मेथड्स क्या क्या होते हैं, इन सिलिको मेथड्स क्या क्या है। अब सेकंड पार्ट में क्या देखा हमने, कोर सीएनएस फार्माकोलॉजी देखा कि इरविन मेथड्स क्या क्या होता है, बिहेवियर में मोटर में, स्टिमुलेंट में क्या होता है, ओपन फील्ड होल मेथड क्या होता है जिसमें रैट अपने आप फेस बाहर निकालता है। इस तरीके से सारे मेथड्स को हम लोग थोड़े थोड़े बहुत ब्रीफ में देखा, बहुत डिटेल में नहीं देखा, क्योंकि अगर एक एक मेथड एक खुद में एक लेक्चर होता है। आप एक्टोफोटोमीटर का पढ़ने जाओगे तो पूरा एक लेक्चर है, खुद में आधा घंटा का एक लेक्चर है। तो आप समझ जाओ कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके अंदर रैट मूव करता है, तो हम उसकी एक्टिविटी को काउंट करते हैं, दैट्स इट। आपको सिंपल सी चीज़ों को समझना है। तीसरा है थेरेपेटिक सीएनएस स्क्रीनिंग, ठीक है। एंजियोलाइटिक्स कैसे बिहेव करती हैं, कैसे काम करती हैं, ठीक है। कौन कौन से टेस्ट होते हैं, जैसे मेज होता है, बेसिकली इसमें डार्क और लाइट वाला फेज होता है कि अगर एंजाइटी में कोई भी आदमी तो अंधेरे कमरे को पसंद करता है, तो उस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हो। एंटीएपिलेप्टिक्स में क्या क्या होते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, बहुत डिटेल में। अगर एमईएस पढ़ने जाओगे तो आप करंट पढ़ोगे कि कितना करंट लगाते हो, कितना स्टिमुलेशन निकलता है, तो बहुत डिटेल हो जाता है, ठीक है। न्यूरो जनरेशन में हम लोग देखते हैं पार्किंसनिज्म को, एमएस को देखते हैं, अल्जाइमर को होते हैं। तो आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ देखो, अगर पूछे जैसे मान लो एग्जाम्पल में अगर आपको पूछे कि राइट अ डिटेल ऑन नोट ऑन अ सीएनएस स्क्रीनिंग मेथड, सबसे पहले आपको लिखना है प्री क्लिनिकल स्क्रीनिंग क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा एक पैराग्राफ। उसके बाद आपने पूछा सीएनएस स्क्रीनिंग, ठीक है, ठीक है। तो अब आपको पहले लिख देना है कि सीएनएस क्या होता है, ठीक है। सीएनएस लिख दिया आपने अच्छे से, क्या होता है, कौन कौन से होते हैं। उसके बाद आपने सबके बारे में, एंजियोलाइटिक के बारे में बता दिया, एंटीपिलेप्टिक के बारे में बता दिया, न्यूरोजनरेशन के बारे में बता दिया, ठीक है, क्या होते हैं। अब सबके बारे में ज़रूरी नहीं कि आप सारे जो भी टेस्ट मेथड्स होते हैं आप उसको एक एक करके एक्सप्लेन कर रहे हो। आपने एंजियोलाइटिक में 2 मेथड्स बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा होता है, एंटीपिलेप्टिक्स में ये होता है, बेसिक एंटीपिलेप्टिक का डेफिनेशन दे दिया, ठीक है। उसके बाद न्यूरो डिजनरेशन के बारे में बता दिया, कौन कौन से डिजीज़ आते हैं, पार्किंसन, अल्जाइमर या एमएस मॉडल, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो भी आते हैं, तो सबका एक एक मॉडल के बारे में नाम लिख दिया और थोड़ा सा ब्रीफ दे दिया कि क्या होता है, ठीक है। और तो इस तरीके से आपको लिखना है, आंसर को फॉर्मुलेट करना है, मतलब थोड़ा सा लेंदी बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हमने देखा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कि क्या होता है, थोड़ा सा ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग कैसे डिवाइडेड है ये। फिर कॉलिनर्जिक सिस्टम में क्या होता है, एनर्जिक सिस्टम में क्या होता है, क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन में क्या क्या आता है, EC50 क्या होता है, EMAX, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने देखा था, ठीक है। लास्ट में क्या है, सब कुछ एक समरी के तौर पे हम लोगों ने देख लिया। तो अब ये यूनिट ख़त्म हो गया, मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट 3 में, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय। ये नोट्स आपको लिंक मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में हम अटैच कर देंगे, आप टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हो। थैंक यू एवरीवन।